मेरी जीप शहर के आलीशान इमारतों वाले इलाके से निकलकर एक मज़ाफ़ाती सड़क पर आ गई तो मैंने उसे एक छोटे से पुल के नीचे खड़ा कर दिया। अब मैंने अपनी उन चीजों का जायजा लिया। सांप का स्याह मनका, जहरीले सुफूफ की शीशी, एक खंजर, गले में पड़ा मुकद्दस नक्श तो मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुका था। खंजर को मैंने कमीज के अंदर छुपा लिया। सांप के मनके को बुशर्ट की जेब में रख लिया कि अगर हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं उसे बड़ी आसानी से निकाल कर अपने मुंह में रख सकता था। अब जहर के सुफूफ की शीशी बाकी रह गई थी। मैं जीप को पुल के नीचे से निकाल कर दोबारा सड़क पर आगे बढ़ा। 1 मील के बाद दरख्तों के नीचे चाय की दुकान पर जीप को रोका और दुकानदार से आला सिगरेटों का एक पैकेट खरीदा। लाइटर मेरी जेब में था। मैं जीप पर बैठा और बड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर काफी दूर निकल गया। अब सड़क के दोनों जानिब मज़ाफ़ाती कोठियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक सुनसान जगह पर मैंने जीप को कच्चे में एक तरफ ठहराया और सिगरेटों में जहरीले सुफूफ की आमेजिश करने लगा। डिबिया में 10 सिगरेट थे। इन सिगरेटों के फिल्टर नहीं थे। मैंने निशानी के तौर पर ऊपर वाले 5 सिगरेटों पर पेंसिल से छोटा सा निशान बना दिया। डिबिया बंद करके जेब में रखी। दूसरा काम यह किया कि कांधे पर बने रैंक का फूल और दूसरी सुर्ख लाइनों को उखाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि ये वर्दी एक ऐसे सूबेदार मेजर की थी जिसकी लाश पीछे कहीं सड़क के किनारे अपने अफसर की लाश के पास पड़ी थी। फिर सर पर मौजूद टोपी थी और उसकी कलगी भी मैंने उतार कर फेंक दी। अब फौजी वर्दी शिकारी लिबास बन गई थी। पिस्तौल भी मेरे लिए खतरनाक था। मैंने उसे बेल्ट से उतार कर जीप के डैशबोर्ड में रख दिया। अब पोजीशन ये थी कि मेरी कमीज के अंदर खंजर छुपा हुआ था। जेब में सांप का मनका और कुछ नोट थे। उनके साथ ही जहरीले सिगरेटों की डिब्बिया और लाइटर था। इसके सिवा मेरे पास कुछ न था। मैं जीप को निकाल कर एक बार फिर आगे बढ़ा। एक जगह सड़क किनारे संगे मील पर हिंदी और गुजराती में बड़ौदा 172 मील लिखा था। मैंने जीप की रफ्तार तेज कर दी। तकरीबन 20 मील सफर करने के बाद जंगली इलाका आ गया, मगर सड़क की दोनों जानिब कोई न कोई कस्बा या गांव भी आ जाता। घने जंगल उस सड़क से काफी हटकर अंदर की जानिब थे। मेरा प्रोग्राम ये था कि बड़ौदा और अहमदाबाद के दरमियान पहुंचकर जीप को किसी गहरी खड्ड या खाई में गिरा दूंगा और फिर वहां से घने दरख्तों में उतर जाऊंगा। रास्ते में एक छोटा सा कस्बा आया तो मैंने सड़क किनारे बने हुए एक विष्णु ढाबे से सब्जी और चावल खाए, चाय पी और दोबारा बड़ौदा की तरफ रवाना हो गया। एक जगह बड़ौदा 100 मील का पत्थर लगा देखा तो होशियार होकर बैठ गया, मगर यहाँ से जंगल का सपाट इलाका शुरू हो गया था। सड़क से हटकर दरख्तों के झुंड थे, मगर खाइयां और घाटियां निदारत। बिल्कुल नादानिस्ता तौर पर आगे किसी छोटे शहर के मज़ाफ़ात शुरू हो गए थे। एक तरफ से रेलवे लाइन भी नमूदार हो गई। दूर कारखाने की 2-3 चिमनियां भी दिखाई दी। सोचा इस छोटे शहर में किसी जगह जीप से निजात हासिल करके जंगल की तरफ पैदल चल दूंगा। उस सड़क से गुजरकर दाएं जाने बड़ी सड़क पर आया तो मेरा दिल उछल कर मेरे हलक के करीब आ गया। कोई 50 कदम के फासले पर गुजरात पुलिस के 2 ट्रक खड़े थे। 20-25 मुसल्ला सिपाही भी मौजूद थे। एक पुलिस ऑफिसर एक कार की तलाशी ले रहा था। दूसरा सिपाही पुलिस ऑफिसर के मालिक के कागजात चेक कर रहा था। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं जीप को वापस लौटा कर भाग नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे देख लिया था और जीप एक तरफ खड़ी करने का इशारा कर रहे थे। मैं समझ गया कि मुश्किल में फंस गया हूँ, लेकिन मैंने अपने होशो हवास बरकरार रखे और जीप को सड़क से उतार कर नीचे उतार दिया। इतने में दोनों पुलिस ऑफिसर कार वाले को फारिग करके मेरी तरफ बढ़े। इनमें से एक नौजवान और दूसरा उधेड़ उम्र था और उसकी तोंद निकली हुई थी। पिस्तौल दोनों की बेल्टों से लटक रहे थे। मेरे करीब आकर उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। मैंने सैल्यूट का जवाब दिया और अंग्रेजी में पूछा, ऑफिसर यहाँ क्या हो रहा है? उधेड़ उम्र का पुलिस ऑफिसर मेरी तरफ गौर से देख रहा था। नौजवान पुलिस ऑफिसर माजरत तलब लहजे में बोला, सर इधर कल रात डाका पड़ा है। डाकू 2 आदमियों को कत्ल करके जेवरात लूट कर भाग गए हैं। नॉर्मल रूटीन की चेकिंग है। दूसरा घाघ पुलिस ऑफिसर भी करीब आकर जरा सा मुस्कुराकर बोला, सर ये हमारी ड्यूटी है, प्लीज आप कागजात दिखा दीजिए, आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। मैंने जेब में यूं ही हाथ डाला, फिर जीप के डैशबोर्ड को खोल कर देखा। अंदर पिस्तौल कमबख्त उसी तरह पड़ा था। फिर मैंने माजरत के अंदाज में कहा, कागजात जल्दी मैं बटालियन ऑफिस में भूल आया हूँ, दरअसल एक जरूरी मिशन पर बड़ौदा जा रहा हूँ। नौजवान पुलिस ऑफिसर मुझसे मरूब था, मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं सर, आप जा सकते हैं। लेकिन दूसरा उधेड़ उम्र पुलिस ऑफिसर मेरे सरापे का जायजा ले रहा था। कहने लगा, सर आपका रैंक क्या है? आपके कांधों पर कोई फूल नहीं, कोई फीता नहीं, आपकी कैप की कलगी भी गायब है। मैंने बड़े राजदाराना अंदाज में उसके करीब आकर कहा, मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ, मुझे अपना रैंक छुपाने के लिए कहा गया है। मगर ये पुलिस ऑफिसर शायद फौज में लांस नायक वगैरह रह चुका था। बोला, सर ऐसा तो इमरजेंसी में होता है और गुजरात में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। ऑफिसर लोग हमेशा अपने रैंक, कागजात और पे बुक के साथ सफर करते हैं। क्या मैं आपकी पे बुक देख सकता हूँ? मैं यूं ही जेबों में हाथ डालने लगा। सूरत हाल खासी मुश्तबा हो गई थी। दूसरे मुसल्ला पुलिस वाले भी मेरी जीप के पास आकर खड़े हो गए थे। मैंने कहा, कह जो दिया, मेरा सीक्रेट मिशन है, मुझे पे बुक भी साथ ले जाने की इजाजत नहीं। तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर बोला, सॉरी सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक बार तो मैं अपनी जगह से हिल गया। ये पुलिस ऑफिसर तो मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। मेरा वहाँ कमांडो एक्शन करना भी बेकार था। मेरे इर्द गिर्द कोई 15-20 पुलिस वाले
वाले राइफलें उठाए खड़े मुझे मशकूक नजरों से देख रहे थे। मैंने एक बार फिर उधेड़ उमर पुलिस ऑफिसर को सीक्रेट मिशन के नाम पर कायल करने की कोशिश की, मगर जो जो मेरा इस्तदलाल बढ़ रहा था उसका शुबा बढ़ता जा रहा था। अब मैंने रोबदार अंदाज में कहा, मैं लेफ्टिनेंट कुमार गरीजा हूँ, तुम मेरे बटालियन हेडक्वार्टर फोन करके मालूम कर सकते हो। घाघ पुलिस ऑफिसर बोला, सर थाने पहुंचकर फोन भी कर लेंगे। आई एम सॉरी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। उसने 2 सिपाहियों से कहा, राम सिंह, मुकरलाल साहब के साथ जीप में बैठो और थाने चलो। मैं 15 राइफलों की जद में था। अचानक मुझे अपने गले में पड़े मुकद्दस नक्श का ख्याल आ गया। मैं उस नक्श की मदद से यहाँ से फरार होने में कामयाब हो सकता था। ये नक्श मेरी बुशर्ट के अंदर छुप गया था। जो ही मैंने बुशर्ट के ऊपर वाले बटन खोलने के लिए हाथ उठाए, घाघ पुलिस ऑफिसर ने फौरन पिस्तौल तान लिया और बोला, कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। क्या है तुम्हारी कमीज के अंदर? इससे पहले कि मैं बटन खोलकर मुकद्दस नक्श पर निगाह डालकर उस पुलिस ऑफिसर को कोई हुक्म देता, उस काइया पुलिस ऑफिसर ने एक ही झटके से मेरी बुशर्ट के ऊपर वाले 2-3 बटन तोड़ दिए और मेरे गले में पड़े हुए नक्श को झपट कर खींच लिया। नक्श का धागा टूट गया। नक्श अब उसके हाथ में था। बोला, ये जरूर कोई रेडियो ट्रांसमीटर है। वो अब खूंखार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे पहले ही शक था कि तुम दुश्मन के एजेंट हो। अब साथी नौजवान पुलिस ऑफिसर भी चौकन्ना हो गया था। तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर ने मुकद्दस नक्श अपने रुमाल में लपेट कर जेब में रख लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। घाघ पुलिस ऑफिसर गरजा, इसकी तलाशी लो। मैंने एक बार फिर उस पर रोब डालना चाहा, मगर उसके पिस्तौल का रुख मेरी तरफ ही था। मेरी जेब से करेंसी नोट, कमीज के अंदर से खंजर, जहरीले सिगरेटों का पैकेट और लाइटर निकाल कर कब्जे में ले लिया गया। खंजर देखकर पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई और बोला, ये खंजर कहाँ से आ गया? तुम ही वो डकैत हो जिसकी हमें खोज थी। उसने फौरन मुझे पुलिस गार्ड के साथ अपनी बंद गाड़ी में बिठाया और दूसरे पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया, तुम इधर ही ठहरो, इस डकैत का साथी भी आता होगा, उसको भी अरेस्ट कर लेना। मैं पुलिस के नरके में था। कमांडो बेबस हो गया था। शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया था। मेरे हाथ अभी बांधे नहीं गए थे। मेरा मुकद्दस नक्श पुलिस ऑफिसर की जेब में था। सांप का मनका वो मेरी जेब से नहीं निकाल सके थे। ये एक छोटा सा शहर था। अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ। थाना भी मुख्तसर था। मैं राइफल बरदार पुलिस की हिरासत में थाने के कमरे में खड़ा था। अगर मैं 1-2 मार भी देता तब भी वहां से फरार नहीं हो सकता था। राइफल की एक ही गोली मुझे ठंडा करने के लिए काफी थी। पुलिस ऑफिसर की निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। वो फोन का रिसीवर उठाकर बोला, बाबू जरा अपने बटालियन ऑफिस का नंबर तो बताओ। मैंने अभी हथियार नहीं फेंके थे और उसे यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक ऐसे फौजी मिशन पर हूँ कि कुछ नहीं बता सकता। उसने रिसीवर खटाक से नीचे रखते हुए कहा, जब तक तुम नंबर नहीं बताओगे तुमको हवालात में रहना होगा। बिहारी दास, इसको बंद कर दो। हवालात उसी कमरे में थी। आहनी सलाखों वाली बोसीदा सी कोठड़ी थी। 2 सिपाही मुझे धकेलते हुए हवालात में ले गए। बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने अपने तौर पर किसी फौजी दफ्तर में फोन किया और पूछा कि यहाँ कोई लेफ्टिनेंट कुमार गरीजा भी है। दूसरी तरफ से कोई उसका फौजी दोस्त बोल रहा था जिससे वो बेतकल्लुफी से बात कर रहा था। मुझे पसीना आ गया। एक बार फौज को मेरे बारे में इल्म हो गया तो मेरे सारे अगले पिछले जराइम का पर्दा उठ जाएगा और अजियतों के एक कर्बनाक दौर के बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। दूसरी तरफ से फौजी अफसर ने यही कहा होगा कि इस नाम का कोई लेफ्टिनेंट उनकी कंपनी में नहीं है। वो कहकहा लगाकर बोला, वर्मा जी, फिर हमने एक बहुत बड़े डाकू को पकड़ लिया है जिसने कल भी 2 खून किए हैं। राम राम। मुझे एक गोना तसल्ली हुई कि मामला पुलिस तक महदूद है, फौज तक बात नहीं पहुंची, वरना दूसरी तरफ से फौजी अफसर जरूर कहता कि हम लोग आ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें ये कहकर मुतमईन कर दिया कि मैं एक डाकू हूँ। अब मेरी सारी तवज्जो उम्मीद की आखिरी किरण की तरफ पलट गई। उम्मीद का आखिरी सिरा जहरीले सिगरेटों वाला पैकेट था जो पुलिस की तहवील में चला गया था। हैरानी की बात थी, आला सिगरेटों के बावजूद अभी तक पुलिस ऑफिसर ने उसमें से एक सिगरेट भी नहीं पिया था। मैं हवालात में आहनी सलाखों के पीछे खड़ा था। मैंने कहा, ऑफिसर तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं डाकू नहीं हूँ, इंडियन फौज का अफसर हूँ और सीक्रेट मिशन पर हूँ। कहीं बाद में तुम्हें मुझसे मुआफिया न मांगनी पड़े। घाघ पुलिस ऑफिसर ने डायल पर कोई नंबर घुमाते हुए कहा, भोपत जी, ये तो अब बड़ौदा पुलिस ऑफिसर के एसपी साहब ही फैसला करेंगे कि तुम असल में कौन हो और किस सीक्रेट मिशन पर जा रहे हो। उसने मेरे देखते ही देखते बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी को फोन पर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। फिर यस सर कहते हुए फोन बंद कर दिया और मूंछों पर उंगलियां फेर कर बोला, एसपी साहब तुम्हें याद कर रहे हैं भोपत जी। और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो तो कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। क्यों भोपत जी, क्या ख्याल है तुम्हारा मेडिकल चेकअप न कर लिया जाए? एसपी साहब ने भी मुझे ये हुक्म दिया। अब तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया। बात खत्म हो रही थी। मैं तबाही की तरफ जा रहा था। मैंने खुद को हिंदू जाहिर किया था। 1 मिनट के बाद उनको मालूम हो जाएगा कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ और ये बात हतमी तौर पर मुझे पाकिस्तानी जासूस साबित कर देगी। मैंने गर्दन झटक कर बेनियाजी से कहा, मेडिकल चेकअप भी करके देख लो। अच्छा, मुझे जरा एक सिगरेट तो पिला दो महाशय जी, मेरी डिबिया में से। मेरी डिबिया मेरे खंजर के साथ मेज पर पड़ी थी। पुलिस ऑफिसर जेब से मेरे मुकद्दस तावीज को निकाल कर उसका मुआयना कर रहा था। मेरे देखते ही बोला, इससे सिग्नल कहाँ करते हो? मैंने जल्दी से कहा, मेरे पास लाओ, बताता हूँ। उसने एक मकरूह कहकहा लगाया और मुकद्दस तावीज दराज में बंद कर दिया। बोला, ये तो अब बड़ौदा के एसपी साहब को ही बताना और वहां जाकर बहादुर सिंह जरा इसका मेडिकल
मेडिकल चेकअप तो करो, मालूम करो ये हिंदू है कि मुसलमान। बहादुर सिंह सलाखों के पास आ गया। उसने हुक्म दिया कपड़े उतारो। दूसरा सिपाही राइफल उठाए करीब ही खड़ा था। मैं मजबूर और बेबस था। खुद को इतना मजबूर बेबस पहले कभी महसूस नहीं किया था। बहादुर सिंह ने घबराहट में चिल्लाकर कहा, सर ये तो मुसलमान है। पुलिस ऑफिसर अपनी सीट से उछल पड़ा। पीछे हट जाओ, ये पाकिस्तानी जासूस है, खबरदार कोई सलाखों के पास न जाए। फिर वो उठकर सलाखों से 2 फुट के फासले पर खड़ा हो गया और मुझे गाली देकर बोला, हमें तो 2 रोज पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि राजस्थान से पाकिस्तानी जासूस दाखिल हुए हैं। हमें तुम्हारी भी तलाश थी। अब कहाँ गया लेफ्टिनेंट कुमार गरीचा? उसने जोर से सलाखों पर अपना बेद मारा। मैं पीछे हट गया। मैं बाजी हार चुका था। अब मैं दिल में खुदा से यही दुआ मांग रहा था कि मुझे महज एक आम पाकिस्तानी जासूस ही तस्वुर किया जाए, कहीं मेरा तिरुचिरापल्ली के कर्नल नारूमणि का राज तश्तसबाम न हो जाए। इसके बावजूद उदयपुर में 4 पुलिस वालों और सड़क पर 2 फौजियों के कत्ल के इल्जाम से मेरा बच निकलना मुहाल नजर आता था। मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया। एक नजर मैंने मेज पर रखे हुए जहरीले सिगरेटों के पैकेट पर डाली और पुलिस ऑफिसर से कहा, अब मैं पकड़ा गया हूं तो प्लीज मुझे एक सिगरेट ही पी लेने दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। पुलिस ऑफिसर मुझे कहर आलूद नजरों से देख रहा था। 2 कदम चलकर हवालात की सलाखों के पास आ गया। बाएं जानिब खड़े राइफल बरदार सिपाही को परे हट जाने का इशारा किया। सिपाही वहां से हट गया। पुलिस ऑफिसर के चेहरे से करख्तगी गायब हो गई। उसने राजदाराना अंदाज में आहिस्ता से कहा, अगर तुम मुझे ये बता दो कि भारत में तुम्हारे साथी जासूस कहाँ कहाँ हैं, तो मैं तुम्हें सिगरेट भी पिला दूंगा, खाना भी खिलाऊंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हारी सजा भी कम करवा दूंगा। मैंने भी उसी राजदाराना अंदाज में जवाब दिया, पहले मेरे साथ एक सिगरेट पियो। वो बोला, मैं सिगरेट नहीं पीता, इस चौकी में कोई भी सिगरेट नहीं पीता, तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। उसने उसी वक्त एक सिपाही को हुक्म दिया कि मेरे लिए चाय और बिस्किट लाए जाएं। मेरा मंसूबा शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गया था। वहाँ कोई भी सिगरेट नहीं पीता था। अब मेरा टारगेट मेरा मुकद्दस नक्श था। मैंने पुलिस ऑफिसर से कहा कि अगर वो मेरा तावीज दे दे तो मैं उससे पूरा ताउन करूंगा। उसने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा, एसपी बड़ौदा ने मुझे हुक्म दिया है कि तुमसे जो कुछ बरामद हुआ है वो हरगिज तुम्हें वापस न दिया जाए। वो कहते हैं हो सकता है कि इनमें से कोई शय में जहर हो और तुम खुदकुशी कर लो। मैंने उसे बहुत मजबूर किया, हर किस्म का लालच दिया, मगर वो मुझे मेरा मुकद्दस नक्श वापस करने पर राजी न हुआ। बल्कि मेरे बेहद इसरार पर उसे शक पड़ गया कि जरूर इस मुकद्दस नक्श में कोई खतरनाक बात है। वो बोला, ये तावीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वैसे अगर तुम मुझे अपने साथी जासूसों के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें बड़ौदा पुलिस के टॉर्चर से बचा लूंगा, नहीं तो वहाँ के टॉर्चर से भोपत डाकू के रोंगटे भी खड़े हो जाते थे। अब मेरे लिए उससे बात करना बेकार था। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, तुम सब जहन्नम में जाओ। पुलिस ऑफिसर ने सलाखों पर एक बार फिर जोर से बेद मारा और चिल्लाया, खबरदार इसे पीने को पानी तक न देना। उसने मेरे सामने मेज पर चाय रख कर पी और बिस्किट खाए। फिर उसने गत्ते का एक डिब्बा निकाल कर उसमें मेरा खंजर, करेंसी नोट, पिस्तौल और मुकद्दस नक्श डाला। सिगरेटों का पैकेट रखने लगा तो कुछ सोच कर बोला, ये साला पैकेट का क्या काम? और उसने मेरी आंखों के सामने सिगरेटों का पैकेट रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एक तरह से ये बात मेरे हक में जाती थी। कम से कम वो सबूत खत्म हो गया था जो मुझे उदयपुर के थानेदार और 3 सिपाहियों का कातिल साबित कर सकता था। वो यही जहरीले सिगरेट पीकर हलाक हुए थे। लेकिन मुझसे एक मेरा कारामद हथियार भी छिन गया था। पुलिस ऑफिसर ने डिब्बे को बंद करके उस पर टेप लगाई और सिपाही से कहा, इसे अलमारी में लॉक कर दो। सिपाही ने डिब्बा दीवार वाली अलमारी में रख कर ताला लगा दिया। यूं तो मुझे हवालात में बंद हुए 1.5 घंटा गुजर गया। अब नौजवान पुलिस ऑफिसर और बाकी के सिपाही भी आ गए। ये सिपाही इलाके के दूसरे थाने से आए हुए थे। उनके आते ही पुलिस ऑफिसर ने मुझे बड़ौदा ले जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले उसने बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी साहब को फोन पर इत्तला की कि मैं पाकिस्तानी जासूस को साथ लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद मुसल्ला गार्ड तैयार हो गई। मुझे हथकड़ी लगाकर हवालात से बाहर निकाला गया। जब से मैंने रजाकाराना तौर पर कमांडो मिशन शुरू किया था, मुझे पहली बार हथकड़ी लगी थी। मुझे एक ऐसी गाड़ी में मुसल्लह गार्ड पुलिस के नरगे में बिठाया गया जो कैदियों की गाड़ी थी और जिसकी बंद 4 दीवारी में सिर्फ ऊपर छोटे छोटे हवादान और रोशनदान बने हुए थे। बड़ौदा वहां से 1.5 घंटे की मुसाफत पर था। दोपहर के 3 बजे मुझे लेकर चला गया। कुछ मालूम नहीं बंद गाड़ी कहां कहां से गुजरी। 1.5 घंटे बाद मुझे बाहर दूसरी गाड़ियों, ट्रकों और लोगों की आवाजें सुनाई दी। हम बड़ौदा शहर में दाखिल हो गए थे। बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर गाड़ी ने मुझे लारी से उतारा। वहां के सिपाहियों ने मेरी जामा तलाशी ली। पुलिस ऑफिसर मेरे साथ था। वो हथकड़ी समेत मुझे बड़ौदा पुलिस के एसपी के दफ्तर में ले गया। गंजे सर और पत्थर जैसे स्याह चेहरे वाला ये मरहट्टा पुलिस एसपी शक्ल ही से संगदिल और बेरहम लगता था। मुझ पर एक कहर आलूद नजर डालकर कुर्सी से उठा। बेद उसके हाथ में था। मेरे करीब आकर बेद से मेरी ठोड़ी ऊपर करके कहा, यहाँ तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर छोटे छोटे नोकीले दांत निकालकर रियाकाराना अंदाज में मुस्कुराया और बेद मेरे हलक में थोड़ा सा दबाकर बोला, तुम्हारा तो बाप भी बता देगा अपने आप, ले जाओ इसे कोठरी में बंद कर दो। ये उसी हेडक्वार्टर के नीचे तहखाने में 5 फुट चौड़ी और कोई 4 फुट लंबी काल कोठरी थी। उसमें सिर्फ लोहे का एक दरवाजा था। दीवार में कहीं कोई
रोशनदान नहीं था। लोहे के दरवाजे पर एक छोटा सा ताक था जिसका पट बाहर को खुलता था। उस ताक में सलाखें लगी थीं। सिपाही मुझे उस काल कोठरी में धकेल कर दरवाजा बंद करके चले गए। फर्श पर कुछ नहीं बिछा था, जहाँ हब्स हो रहा था। मैंने बैठते ही सबसे पहले काम ये किया कि जेब से सीधा का दिया हुआ सांप का मनका निकाल कर देखा। इत्तेफाक से ये मनका पुलिस की दस्तबुर्द से बच गया था। सिदा बेहद याद आई। मैं इसी शहर में उसे पुलिस की हिरासत में देखकर अपनी जान बचाकर भाग गया था। किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि थोड़े ही दिनों बाद इस शहर की काल कोठरी में एक बेबस और मजबूर कैदी की तरह पड़ा था। खुदा जाने सिधा कहाँ होगी। उसका केस बड़ौदा में चला गया होगा। शायद अभी मुकदमा चल रहा हो। ये भी हो सकता है कि उसे सजा हो गई हो या रिहा कर दी गई हो। मैंने मनके को चूम लिया, फिर उसे जेब में रखा और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे जराइम की जंजीर की तमाम कड़ियां एक एक करके खुलने लगी थी। उसका आखिरी सिरा तिरचनापली के पाकिस्तानी जासूस कर्नल मनी से जाकर मिलने वाला था। मुझसे सरजद हुए कितने ही कत्ल साबित होने वाले थे। फांसी मेरे मुकद्दर में लिखी थी। मुझे मरने से खौफ नहीं आ रहा था। जब यहाँ के उकूबत खाने में दी जाने वाली अजियतों का ख्याल आता तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक बात तय थी कि मैं किसी हालत में भी बम्बई में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी एजेंट हकीम सुलेमान शाह का नाम जबान पर नहीं लाऊंगा। मैं खुदा से दुआ मांगने लगा कि ऐ खुदा मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं दुश्मन की अकूबत, हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त कर जाऊं और अपने पाक वतन के साथ गद्दारी का मुर्तकिब न हूं। खुदा जाने उस काल कोठरी में पड़े पड़े कितना वक्त गुजर गया था। हब्स और फजा की रतूबत की वजह से मेरा जिस्म अकड़ने लगा। दरवाजे का ताक खुला। किसी ने अखबार में लिपटा एक पैकेट अंदर फेंक दिया। उसमें एक सूखी रोटी थी। मैंने वही जहर मार कर खाई। मुझे प्यास लग रही थी मगर वहाँ पानी कहीं नहीं था। खामोशी से सब्र किए बैठ रहा। दो स्याह फाम आदमी मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। कोठरी के बाहर छत पर कमजोर बल्ब जल रहा था। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, मेरे बाजू पीछे रस्सी से जकड़े और अपने साथ लेकर चल पड़े। मैं एक बार जीना चढ़ा, एक बार सीढ़ियां उतरा। सपाट फर्श पर कुछ दूर चला जहां मुझे जंजीरों की झनकार सुनाई दी। मुझे पकड़कर एक बार फिर सीढ़ियों से उतारा गया। फिर मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। ये एक कमरा था जिसके वस्त में सीमेंट का थड़ा था। जहाँ एक कुर्सी रखी थी उसके पीछे बिजली के तार लटक रहे थे। मुझे उस कुर्सी पर बिठाकर मेरे बाजू और पिंडलियां जकड़ दी गईं। दोनों स्याह फाम आदमी पीछे हटकर खड़े हो गए। कमरे का दरवाजा खुला और वही जल्लाद मरहट्टा एसपी हाथ में बेद लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने इशारा किया। मेरे सर के ऊपर 200 पावर का बल्ब जल उठा। कमरा रोशनी से भर गया। मरहट्टा एसपी ने मेरे करीब आकर कहा, तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। तुम एक खतरनाक पाकिस्तानी जासूस ही नहीं बल्कि कई इंडियन पुलिस और फौज के अफसरों के कातिल भी हो। तुम फांसी के फंदे से बच नहीं सकोगे, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ भारत में अपने साथी जासूसों के एड्रेस बता दो तो मैं तुम्हें फांसी के तख्ते से बचा लूंगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2-4 साल कैद हो जाएगी। अब बोलो क्या अपने साथियों के नाम और एड्रेस बताओगे? मैंने पुरज़म लहजे में कहा, एसपी साहब मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, तमिलनाडु का रहने वाला मुसलमान हूँ। शिकार के शौक में राजस्थान में आया था कि धर लिया गया। मरहट्टे जल्लाद ने पूछा, और जिस फौजी जीप पर तुम जा रहे थे वो किसकी थी? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने यूं ही कह दिया, वो जीप मुझे रास्ते में खड़ी मिली थी, मैं उसे लेकर चल दिया। मरहट्टे एसपी ने चबूतरे पर पांव टिका दिया और मेरी तरफ झुक कर बोला, देखो हमारे पास तिरुचिरापल्ली और दिल्ली से तुम्हारी फाइल की फोटो स्टेट कॉपी आ गई है। तुम्हारी कोई बात हमसे छुपी नहीं है। बेहतर यही है कि तुम अपने साथियों के नाम और एड्रेस बता दो, वरना यकीन करो कि तुम यहाँ की अजियत बर्दाश्त न कर सकोगे। मैंने कोई जवाब न दिया। वो बोलता गया। मैंने चुप साध ली। उसने इशारा किया। मेरे सामने एक स्याह फाम आदमी ने दीवार में लगा बिजली का बटन दबा दिया। मुझे एक जबरदस्त झटका लगा और बिजली की लहर से मेरा सारा जिस्म झंझना उठा। करंट खत्म हो जाता और फिर मेरे जिस्म को झंझना कर रख देता। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मुझे अपने जिस्म के किसी उज्व का एहसास न रहा। तीसरे झटके में मेरी गर्दन कुर्सी की पुश्त से टकराई और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो उसी जगह कुर्सी पर जकड़ा हुआ था। मरहट्टे एसपी ने दोबारा इशारा किया। एक बार फिर मुझे बिजली का शदीद झटका लगा। अब मेरे हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। फिर मुझे होश न रहा। ये अजियत सारी रात जारी रही और वो हर बार मुझसे भारत में मुकीम मेरे साथियों के एड्रेस पूछता। मैं नफी में सर हिला देता। आखिर मुझ में सर हिलाने की सकत न रही और ऐसा बेहोश हुआ कि जब होश आया तो मुझे वहां से उठाकर एक दूसरे कमरे में लाया जा चुका था। पलंग पर भी मुझे चमड़े के तस्मों से कस दिया गया था। कोई मेरे हलक में पानी टपका रहा था। पानी उस वक्त मेरे लिए आबे हयात था। मेरी आंखें पूरी खुली थीं और मैं पानी निगल रहा था। छत से बल्ब लटक रहा था। एक आदमी पीतल के लोटे से मेरे खुले मुंह में पानी डाल रहा था। दूसरा आदमी पास खड़ा था। उस दूसरे आदमी के हाथ में बिजली का तार था जिसके दोनों सिरे नंगे थे। उसने इशारा किया। पानी की धार रुक गई। मैंने ढेले घुमाकर दूसरे आदमी की तरफ देखा। मेरी आंखें जख्मों की मानिंद दुख रही थी। उस दूसरे आदमी ने मेरे करीब आकर कहा, बाबू बोल दे तेरे साथ कौन कौन है। ये देख 1000 पावर बिजली का तार है। तू जिंदा नहीं बचेगा इस बार। बोल तेरे साथी लोग कहाँ हैं, किस शहर में हैं? मैंने नफी में सर हिला दिया। मेरे होंठ सूजे हुए थे। हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी।
थी। उस आदमी के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो पलंग की पायती की तरफ आया और तार मेरे नंगे पांव से लगा दिया। मेरे मुंह में से एक भयानक चीख निकली कि मुझे खुद उस चीख से खौफ आ गया। ये किसी ऐसे जानवर की चीख थी जिसको कुंद छुरी से पूरी ताकत के साथ ज़िबा किया जा रहा हो। मेरे सारे जिस्म को गोया आग लग गई थी। मेरा दिल जैसे झुलस गया था। मुझे अपनी खोपड़ी में कोई चीज पकती हुई महसूस हुई। मेरा जिस्म लरजने लगा। मैं दोबारा बेहोश हो चुका था। एक बार फिर होश आया तो मैं उसी पलंग पर पड़ा था, मगर मेरा जिस्म जकड़ा हुआ नहीं था। सिर्फ पांव जंजीर से बंधे हुए थे। 3 नए पुलिस ऑफिसर मेरे दाएं बाएं कुर्सियों पर बैठे थे। एक डॉक्टर मुझे कोई इंजेक्शन दे चुका था। एक पुलिस ऑफिसर ने, जो नाटे कद, चौड़े शानों और सांवली रंगत वाला था, कहने लगा, मेरा नाम ठाकुर विजय चंद है। मैं इंस्पेक्टर पुलिस हूँ, मगर तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं अजियत देने के सख्त खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं खुद यहाँ डॉक्टर को लेकर आया हूँ। ये मेरे 2 असिस्टेंट हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर उसने इशारा किया। एक आदमी ट्रे में खाना लेकर अंदर आ गया। मुझे उठाकर पलंग पर बिठाया गया। मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। भूख और प्यास से अंतड़ियां सूख कर पेट में कांटों की तरह चुभती हुई महसूस होने लगी थी। सबसे पहले मैंने पानी पिया। कांसी की कटोरियों में दाल, भाजी, चावल और कचौरियां थी। मैंने सारी चीजें खा ली। दिमाग ने कहा, ये भी तेरे दुश्मन हैं जो एक नए रूप में आए हैं। खाना खा लो, फिर न जाने कब तक भूखा प्यासा रहना पड़े। जब मैं खूब सेर होकर खा चुका तो मुझे मीठी खीर दी गई। इतनी आला ग़िज़ा खाने के बाद मुझ पर गुनूद की तारी होना शुरू हो गई थी। इंस्पेक्टर ठाकुर मुझसे आहिस्ता आहिस्ता पूछने लगा, दोस्त, तुम्हारा असली नाम क्या है? बस अब यहाँ अपने दोस्तों के नाम बता दो, हम तुम्हें खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरा यहाँ कोई साथी नहीं है। मुझे नींद आ रही थी। जरा झपकी लगती तो इंस्पेक्टर ठाकुर मुझे बेत का टहूका देकर उठा देता। शायद दुनिया में इससे बड़ी कोई अजियत नहीं है कि आपने मुरगन खाना खाया हो, आप पर नींद का गलबा हो और कोई आपको सोने न दे। मेरे साथ यही हो रहा था। मेरी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। गर्दन अपने आप ही ढलक जाती। इंस्पेक्टर के बेद की ज़रबें अब शदीद होती गईं। वो मेरे सोते ही गर्दन पर जोर से बेद मारता। मैं बिलबिलाकर जाग पड़ता और नींद के गलबे से गर्दन एक तरफ ढलक जाती। खुदा जाने कब तक ये अजियत का सिलसिला जारी रहा। फिर मुझे कोई होश न रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।